कोरोना के कोहराम से कांप रहे हिंदुस्तान में इस जानलेवा वायरस पर अंतिम प्रहार की तैयारी हो रही है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए 1 मई से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। तीसरे चरण के इस महाअभियान ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बड़ा फैसला लिया जा चुका है। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। महा वैक्सीनेशन का तीसरा महाअभियान 1 मई से 18+ लोगों का होगा टीकाकरण। हिंदुस्तान में किलर कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है। थर्ड फेज के वैक्सीनेशन का फोकस युवाओं पर है। बड़ी तादाद में युवा कोरोना की दूसरी लहर का शिकार बन रहे हैं। युवाओं में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का थर्ड फेज शुरू होने वाला है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस चरण में 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच करीब 24 राज्यों ने अपने यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण विधानसभा चुनाव के कारण 1 मई के बजाय 5 मई से शुरू होगा। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देकर 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत करने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की ड्राइव चलेगी, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन होना है। 18 साल से कम उम्र जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, लेकिन अभी तक क्या वाकई हमारे पास इतना है कि दिल्ली वैक्सीनेशन कर सके? मुख्यमंत्री जी ने कल डिक्लेयर किया था दिल्ली में सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। हमने कंपनीज को अपना इंटेंट भेज दिया है कि हम लेने को तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन मिलनी स्टार्ट होगी तो सबको लगानी स्टार्ट कितनी प्रिपेयर है सर दिल्ली इस लिहाज से? हमारे पास वैक्सीन को छोड़ के सारी प्रिपरेशन है। वहीं महाराष्ट्र में भी टीकाकरण का तीसरा अभियान शुरू होने को लेकर सस्पेंस है। सूबे के अधिकारी इसके लिए वैक्सीन की कमी को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य को खुद वैक्सीन का इंतजाम करना है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। 45 के आगे 25-40 वयोगट के आगे वैक्सीनेशन हो रहा था। वही टाइम भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन था, फिर भी सभी लसीकरण केंद्र के आगे बहुत भीड़ हो रही थी। अभी तो 18 के ऊपर के जब लोगों को यानी यूथ को भी जो आपके पास बहुत ज्यादा नंबर से उनका भी उसको लग देना है, तो उस टाइम तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। इसके लिए हमें कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा और पॉलिसी के मुताबिक हमारे सभी नागरिकों ने हमें सहकार्य देना पड़ेगा। वैक्सीन की किल्लत को लेकर जारी विवाद के बीच खबर है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत में 1 मई को पहुंच जाएगी। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। ये सभी डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर भी शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो कल का दिन बेहद खास इस देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिहाज से, क्योंकि उम्र का दायरा और ज्यादा बढ़ाया गया है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की मुहिम में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन उससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं और डॉक्टर अंजर काजी भी हैं। आप से समझने की कोशिश करेंगे तमाम सवालों के जवाब जो हमारे दर्शकों के जहन में उठ रहे हैं। स्वाति माहेश्वरी, पहला सवाल आपसे, कोरोना के इन्फेक्शन से जो लोग उबर चुके हैं, अगर मुझे कोरोना था और अब मैं ठीक हो चुका हूं, क्या उसके बाद भी मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए या अब मुझे वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं है?
नहीं, बिल्कुल डेफ़िनेटली देखिए जिन लोगों को भी कोरोना हो चुका है, उनको भी वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरत है क्योंकि देखिए वैक्सीन से क्या होता है कि हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है वो लंबे समय के लिए मिलती है। जो हमें नॉर्मल इन्फेक्शन से स्वाभाविक तौर से जो इन्फेक्शन हो रहा है, उससे जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है वो अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 3 महीने के आस-पास ही एंटीबॉडीज़ रहती है और उसके बाद वो धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो वैक्सीन है उससे माना जा रहा है कि कम से कम हमें 9 महीने से लेके 12 महीने तक की प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, उससे लगभग 3 महीने के बाद, वैसे हम 8 से 12 हफ्ते बोलते हैं कि उसके बाद आपको तब कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए। तो इतने समय के लिए आपको वेट करना ज़रूरी है, तभी आप वैक्सीन लगवाएँ। ऐसी ही सूरत में अगर किसी ने फर्स्ट डोज़ ली है और उसके बाद उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, तो अब वो पूछते हैं कि सेकंड डोज़ कब लें? तो ऐसी स्थिति में भी आपको 8 से 12 हफ्ते के बाद सेकंड डोज लगवानी चाहिए। डॉक्टर श्रुति मलिक, दूसरा सवाल लोगों के जहन में ये कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के कितने दिन बाद वैक्सीन लेनी चाहिए। हालांकि डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने उसका जवाब दे दिया है कि देखिए कम से कम 3 महीने का इंतजार आपको करना चाहिए, लेकिन ये 3 महीने का इंतजार क्यों करना चाहिए? तो ये बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा स्वाति जी ने बताया। हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि हमारा इन्फेक्शन अगर हमें हुआ है तो हम तुरंत अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमारे लिए सजेस्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कहीं उसका कोई एंटी इफेक्ट ना पड़े हमारे शरीर पर। और हम लोग हमेशा पेशेंट से ये कह रहे हैं, क्योंकि कई पेशेंट ये भी पूछते हैं कि क्या हम तुरंत ले ले, क्या हम 14 दिन बाद ले सकते हैं? नहीं, जब तक आपके पूरे सिम्टम्स सबसाइड नहीं हो जाते। जो हमारी गाइडलाइंस है मैन्युफैक्चरर की कि 8 से 12 हफ्ते का आपको गैप देना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग जो है वो आगे वैक्सीन सेकेंड डोज लगाएंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, इसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि जो खासकर सरकारी सेटअप है वहां से लगातार फोन कॉल्स आने लगते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है, आप आकर वैक्सीन लगवा लीजिए, और फिर एक डर का माहौल भी बनता है। ऐसी स्थिति में जब सरकारी प्रशासन आप पर दबाव बनाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब आप कैसे बचें और ये कहते हुए कि साहब अभी मुझे 8 से 10 हफ्ते या 12 हफ्ते का वक्त दे दीजिए या 3 महीने का वक्त दे दीजिए? क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है? क्या उन लोगों को भी पता है कि क्या प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा डिफर करूंगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस हैं, जो हमारे भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने जो लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया है तो रिकवरी के 2 हफ्ते बाद वैक्सीन ले सकता है। उन्होंने 14 डेज या 15 डेज लिखा है। एक तो ये वाली बात है, तो हम लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ही फॉलो करनी है। दूसरी बात, अगर किसी का फोन आ भी रहा है तो आप बता सकते हो कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ फर्स्ट डोज लगने के बाद या सेकंड डोज लगने से पहले, तो जब मैं रिकवर हो जाऊंगा और एज पर गाइडलाइंस ही मैं उसके बाद दूसरी डोज लगवाऊंगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है। नॉर्मली मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, दे आर ऑटो जनरेटेड कॉल्स, उसमें कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना इंजेक्शन टाइम पर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राय हैं, लेकिन इस बीच एक और सवाल, तीसरा सवाल क्या है वो हम आपको बता दें, जो लगातार पूछा जा रहा है। नेगेटिव आने के बाद भी अगर थोड़े लक्षण बचे हैं, उन्हें कुछ दिन के लिए क्या वैक्सीनेशन टाल देना चाहिए? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अगर कुछ दर्शकों का ये सवाल है तो इसका जवाब वही है जो आपने शुरुआत में दिया, 3 महीने का इंतजार, या डॉक्टर डीके गुप्ता की तरह आप कहेंगी कुछ? देखिए, जो वो बोल रहे हैं ये मैंने भी पढ़ा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारे, उनकी गाइडलाइंस ऐसे हैं और डॉक्टर गुप्ता का कहना भी ठीक है। लेकिन कुछ जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं और जिस तरह की सीडीसी की गाइडलाइंस हैं, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि लगभग 8 से 12 हफ्ते सबको वेट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में ऐसे में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं और आप बाहर से जब वैक्सीन देते हैं तो जैसे अभी डॉक्टर श्रुति ने भी बोला कि वो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और इस वजह से देखा जा रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है। और उन गाइडलाइंस में साफ तौर से ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ट्रीटमेंट लिया है, खास तौर से अगर आप वेंटिलेटर पे रहे हैं या आपको ऑक्सीजन थेरेपी देने की जरूरत पड़ी है, इन सब चीजों की, तो आपको जरूर और ज्यादा वेट करना, यानी कि 8 से 12 हफ्ता वेट करना चाहिए। ऐसी गाइडलाइंस जो है वो ये कहती हैं। और दूसरी बात देखिए समझने की ये भी है कि अगर किसी को भी साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, देखिए अगर बुखार है, अगर खांसी है, अगर आपकी अभी जो है ये सब लक्षण चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये है कि आपका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी उस टाइम पर लो है। इसलिए ऐसे समय में तो जरूर हमें थोड़े दिन वेट करके ही वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर हम स्वाभाविक तौर से भी देखें, कोरोना की वैक्सीन नहीं, किसी भी और वैक्सीन की अगर बात करें, और अगर किसी को उस वक्त बुखार होता है या खांसी या कुछ, तब हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि 2-3 दिन वैक्सीन को डिले कर दीजिए, बीमारी के टाइम पे मत लीजिए वैक्सीन। तो ये तो हम नॉर्मली वैसे भी करते ही थे।
डॉक्टर स्वाति, बहुत संक्षेप में, अगर कहीं कंफ्यूजन भी है तो क्या एक बेहतर विकल्प ये भी हो सकता है दर्शकों के लिए कि वो जो कोविड की हेल्पलाइन है उस पर फोन करें, अपनी स्थिति बताएं, क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या ताजा पॉलिसी है, उसको फॉलो करें जानकर? बिल्कुल, देखिए ये तो खैर हमेशा ही बहुत अच्छा तरीका है, और जो डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि वो हमारी अपनी जो मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइंस है जहां से उन्होंने बोला है। तो आप कोविड हेल्पलाइन को कॉल करके वहां से भी राय ले सकते हैं कि डॉक्टर आपके लिए अंजर क्या काजी करना साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर काजी, सवाल लोगों के जहन में एक ये है कि अगर एक डोज के बाद कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको दूसरी डोज कब लेनी है? सर, हमने मैक्सिमम देखा है कि अभी तक जैसे हमने हॉस्पिटल में पेशेंट देखे, हमारे हॉस्पिटल में भी पेशेंट 6 तारीख को वैक्सीन लगवाई और 10-11 तारीख से उनको फीवर आना शुरू हुआ। वैक्सीन मेरे हिसाब से अगर पेशेंट के ठीक होने के, कोविड निगेटिव होने के बाद, उसके 21 दिन के बाद लेनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर डीके गुप्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी, तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, कैन ए पर्सन प्रेजेंटली हैविंग कोविड-19 कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड इन्फेक्शन बी वैक्सीनेटेड? फॉर दिस रीजन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड डेफर वैक्सीनेशन फॉर 14 डेज आफ्टर सिम्टम्स रिजोल्यूशन। तो क्लियर कट गाइडलाइंस, हमें लगता है इसमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रहा है, तो एक ही चीज बोलना चाहिए जो हमारी सरकार कह रही, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं पॉजिटिव हूं तो नेगेटिव आने के 14 दिन के बाद मैं दूसरी डोज लूं? डॉक्टर गुप्ता, यही मतलब और आपके सिम्टम्स खत्म होने के बाद, दोनों चीजें। सिम्टम खत्म होने के बाद, और सिम्टम खत्म हुए हैं ये कैसे पता चलेगा मुझे? आपको पता है, अगर आपका खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, कोई सरदर्द नहीं है, हेडेक नहीं है, बॉडी एक नहीं है, स्मेल वापस आ गई है, टेस्ट वापस आ गया है और आप नेगेटिव हो गए हैं, तो आप 14 दिन बाद वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर श्रुति मलिक, एक सवाल दर्शकों के जहन में ये भी है कि अगर मुझे सामान्य खांसी है, जुकाम है, हो सकता है वो वायरल हो, कोरोना ना हो, तो भी क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? देखिए, मैं ये बताऊंगी कि पैंडेमिक में कोई भी अगर इस समय बुखार आ रहा है, हम लोग उसको कोविड ही मानेंगे। एनी फीवर अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज इज अ कोरोना फीवर। तो हम लोग सबसे पहले अपनी जांच कराएंगे। और एक चीज और बताऊं, हमें ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि जो कॉमन फीवर होता है उसके सिम्टम्स 1 से 2 दिन में जो है वो रिजॉल्व कर जाते हैं। ज्यादातर 3 दिन का इनका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। बट अगर कोरोना की बात करें तो वो 7 से 14 दिन का होता है। तो ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट। और अपना टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग के बाद अगर आप नेगेटिव आते हैं तभी आप अपना कोरोना की वैक्सीन लीजिए। ठीक है, तो इस बात को आप हल्के में ना लें। अगर आपको खांसी है और जुकाम है, आप पहले उसको कोरोना के नजरिए से देखें, जांच कराएं, रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अगला सवाल भी हम ले लेते हैं। तमाम जो लोगों के जहन में सवाल हैं वो हम यहाँ पर उनके जवाब आपसे ले रहे हैं। वैक्सीन लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है? वैक्सीनेशन का अब एक नया फेज शुरू होने जा रहा है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन ले सकेंगे। 19 साल का एक बच्चा भी वैक्सीन ले सकता है। किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा उसको? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई भी और ऐसी बीमारी है जिसका आप इलाज ले रहे हैं, तो उन दवाइयों को हमें बंद नहीं करना है। वो दवाइयाँ आपकी चलती रहेंगी। वैसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो इन दवाइयों को बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। हम वैक्सीन भी इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम संक्रमण से लड़ पाएँ। इसलिए हर किसी को जो भी धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं, ऐसी चीजों से फिलहाल पेंडेमिक के दौरान भी हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। इनका सेवन बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देते हैं। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि हमको सभी को अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद जरूर ये बोला जा रहा है कि 2 दिन या 3 दिन के लिए आपको बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या बहुत एक्सर्शन नहीं करना है। आपको नॉर्मल रूटीन अपना फॉलो करना है। तो अगर कुछ लोग जिम जाते हैं या कुछ लोग हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं या ऐसे मशक्कत का काम करते हैं, तो 2-3 दिन के लिए आपको वो नहीं करना चाहिए और आपको उसको टेक इट इजी लेना चाहिए और अपना नॉर्मल रूटीन जो वैसे है वो आप करें। लेकिन ये हैवी एक्सर्शन जो है बोला जाता है वैक्सीन के 2-3 दिन तक ना करें। और जैसे मैंने आपको बोला कि बाकी चीजों को चलने दें, और जो भी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इम्यूनिटी लेवल को डाउन करती हैं, उन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए और उनको हमें अपने लाइफस्टाइल से निकालना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी? बहुत संक्षेप में, एक ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल का सेवन हो गया, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड्स लोग बहुत ज्यादा लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज
नहीं करते हैं, दिन भर बैठ के काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो उसको भी दूर करने के ठीक लिए है। आपको उपाय निकालने चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी पे बैड इफेक्ट डालती हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक, एक ब्रेक लें उससे पहले एक अहम सवाल जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया में बहुत भ्रम भी फैलाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या महिलाएं पीरियड के दौरान भी वैक्सीन लगवा सकती हैं? कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई है। जी बिल्कुल लगवा सकती है, पीरियड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, आप आराम से जाके अपनी वैक्सीन लो। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस सवाल का जवाब दिया है, लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, लगातार सोशल मीडिया में इसको लेकर भ्रम फैलाया जाता रहा और यही वजह रही कि कल केंद्र सरकार को भी आगे आना पड़ा, बताना पड़ा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप पीरियड्स के दौरान लगवा सकते हैं। अभी तक वैक्सीन सिर्फ प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। या तो आप प्रेग्नेंट हैं या आप नियर अगले 1-2 महीने में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको नहीं लगानी है, अदरवाइज आप वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। और मोस्ट प्रोबेबली सेम वैक्सीन जो फाइजर मॉडर्ना की है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट मतलब जो यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए, वहां पे वो लोग सेफ प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्टडीज चल रही है, जैसे ही स्टडीज के रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है हम सेम वैक्सीन प्रेगनेंसी को प्रेग्नेंट महिलाओं को भी लागू करेंगे। तो जो सबसे अहम बात यहाँ पर कह रहे हैं डॉक्टर डीके गुप्ता, अगर आप गर्भवती हैं तो आप वैक्सीन लगवाने से पहले 2 बार जरूर सोचें, एक बार एक्सपर्ट की राय जरूर लें। वहां पर जरूर यह सलाह दी जाती है कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। बाकी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है वैक्सीन लेने के दरमियान। कुछ और सवाल हैं, उनके जवाब भी तलाशेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो कल का दिन बेहद खास, क्योंकि कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से जुड़े, वैक्सीनेशन से जुड़े जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल यहां जुड़ा हुआ है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर डीके गुप्ता साहब ने जो बात कही थी वो ये कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप वैक्सीनेशन मत करवाइए, अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो आप वैक्सीन मत लगवाइए। क्यों, ऐसी कोई खास वजह? देखिए, 2 वर्ग ऐसे हैं इस वक्त, एक गर्भवती महिला के और दूसरा बच्चों का। ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जिनमें अभी ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के। तो अभी यहाँ से हमें कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या डोज होगी इनकी, क्या सेफ्टी प्रोफाइल है अभी वैक्सीन का इन लोगों में, और कितने डोज इंतराल पर इन लोगों को डोजेस लगाई जाएंगी। तो अभी इन ट्रायल्स के नतीजे सामने नहीं आए हैं, इसलिए ये दोनों ही वर्ग में अभी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं में वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी तरह से कुछ वैक्सीन ट्रायल्स हैं जो अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों लेकिन में डॉक्टर चल रहे हैं। माहेश्वरी, अगर कोई महिला वैक्सीन की पहली डोज लेती हैं और वैक्सीन की डोज लेने के बाद कंसीव करती हैं तो किस तरीके की दिक्कत? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नुकसान हो जाएगा या कुछ होगा, लेकिन बात यह है कि क्योंकि ट्रायल्स अभी नहीं हुए इसलिए हम लोग जो है व्यापारिक मतलब जो स्वाभाविक तौर पर ये नहीं कह सकते या एक कहें औपचारिक तौर पर ये बात नहीं कही जा सकती कि हाँ प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफ है, वो ये वैक्सीन लगवा ले तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तभी कह सकते हैं हम जब उन्हें अप्रूवल मिलेगा DCGI से, जब जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वो इस ट्रायल को देखने के बाद, परखने के बाद उसको अप्रूवल देंगी। लेकिन बाई चांस अगर किसी लेडी ने लगवाया और वो कंसीव कर जाती हैं तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए, तो अहम बात यहां पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सावधानी बरतते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ और सवाल हैं वैक्सीनेशन से जुड़े, आप चारों खास मेहमानों से उन सवालों के जवाब आगे भी तलाशेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने जा रहा है अगले कुछ दिनों में, और वैक्सीनेशन को लेकर आपके जहन में कोई भी अगर सवाल है, अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच है तो अब आप भी अब वैक्सीन लगवा सकते हैं कोरोना की। और कोरोना की वैक्सीन से जुड़े जो आपके तमाम सवाल हैं उन्हीं के जवाब तलाशने की कोशिश करें। हमारे साथ एक खास पैनल यहां पर जुड़ा हुआ है जिनसे हम तमाम सवाल जान रहे हैं। आपके उन सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स यहां पर बता रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं हमारे साथ, और डॉक्टर अंजर काजी साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता साहब, संक्रमण तेजी से फैल रहा हो तो वैक्सीन सेंटर में अगर हम जाते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, किस तरीके की सावधानी बरतें सर? देखिए, एक तो कोशिश करें कि जो नॉन कोविड सेंटर्स हैं वहां वैक्सीन लगवाएं, कोविड सेंटर्स पे ना जाएं। जब तक अगर आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रही तो अलग बात है। और जब नॉन कोविड सेंटर पे जा रहे हैं तो आजकल हर कोई सस्पेक्ट है, हमारे अंदर कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो कोई भी आपको मिलता है, मरीज मिलता है वहां पे, तो उसको आप सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करें। मतलब जो हम बात करते हैं डबल लेयर मास्क ला के ले जाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें,
खासकर आप आफ्टरनून में जब भीड़ भाड़ कम होती तब जाएं, फेस शील्ड लगा के जाएं। जब आप घर से अगर लगाने के बाद जब घर वापस आते हैं तो आपको होम सैनिटाइजेशन है, होम जो एसओपी है हमने गाइडलाइंस बनाई, घर में कैसे सफाई रखनी है उसका ध्यान रखें। घर में पहुंचने से पहले हैंड हाइजीन करें, कपड़े चेंज करें, तब घर वालों से मिलें। तो ये सब बातें ध्यान रखें, बिकॉज वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके आपको ना तो इन्फेक्शन फैलाना है, ना ही वहां से इन्फेक्शन लेके आना है। अगर आपके अंदर कोई भी लक्षण है तो आपको जाना ही नहीं। जैसे डॉक्टर स्वाति और बाकी लोगों ने बोला है कि अगर आपको फीवर का कोल्ड हो रहा है, पहले हम लोग क्या करते थे, वैक्सीन लगा देते थे, बिकॉज उस टाइम कोरोना नहीं था, माइल्ड डिजीज में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं था। बट इस समय अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो पहले अपनी जांच कराएं, वैक्सीन ना लगवाएं, घर बैठे बचा के रखें। और अगर डॉक्टर श्रुति मलिक, बेहद अहम बात यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जब आप जाते हैं तो नॉन कोविड सेंटर में जाएं, सावधानी पूरी बरतें, और उससे भी अहम बात यह कि अगर आपको लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो कृपया करके वैक्सीनेशन सेंटर ना जाएं। देखिए बिल्कुल सही कहा डॉक्टर गुप्ता ने, क्योंकि आप इस समय हम लोग अगर बात करें, हर मरीज जो पॉजिटिव है वो स्प्रेड कर रहा है और हमारे बीच में जो है वो सुपर स्प्रेडर्स हम लोग बन गए हैं। इसका मतलब कि अगर एक फैमिली में अगर आप बात करें, अगर एक को होता है तो सारे परिजनों को हो जाता है। पिछली वेव में ऐसा देखा गया था, अगर एक को होता था वो ठीक होके आ जाता था और बाकी फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट नहीं करता था। तो आप सोचिए अगर कोई पॉजिटिव है और वो सेंटर में जा रहा है तो कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट करेगा, जानते हुए कि इस बार का इन्फेक्टिविटी रेट इतना ज्यादा है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर गुप्ता ने जो कहा, और हम लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, डबल लेयर्ड मास्क पहनना है, फेस शील्ड पहन के जाना है, और आके जो है जितना भी हमारे सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको फॉलो करना है, ताकि आप आके अपने घर वालों को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना दे दे। और लास्ट में एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए सामने वाले को हमेशा आप इस समय ये मान के चले कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। हो सकता है उसके पास सिम्टम्स ना हो बट वो कैरियर बन सकता है। इसका मतलब कि वो इन्फेक्शन दे सकता है, उसके पास नहीं भी होंगे सिम्टम्स तो भी वो फैला सकता है। तो हर आदमी को आप ये मान के चलिए कि सामने वाला एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है। तो सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अंजर काजी, आप भी कुछ सलाह देना चाहेंगे? क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है जब आप वैक्सीन के लिए जाएं? देखिए मैम, सबसे जरूरी बात मैम ने जैसा कहा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और अगर हमें थोड़े भी सिम्टम्स हैं, माइल्ड कफ, फीवर, कोई भी सिम्टम्स हैं, तो हम वैक्सीनेशन कराने के लिए डॉक्टर की सलाह में ही जाएं। कोविड सेंटर में या नॉन कोविड सेंटर में आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको कहाँ पर जाना है। और मैं ये कहूंगा जिन लोगों को भी, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, जिनको किसी भी दवाई से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है, ना करें, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलर्जिक डाटा अवेलेबल नहीं है अभी। सबसे मेन मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को किसी भी दवाई से एलर्जी हो सकती है वो लोग अभी इस वैक्सीन को ना लगवाएं। ठीक है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अगला सवाल ये कि मैं पॉजिटिव नहीं हूं, मैंने पूरी सावधानी के साथ नॉन कोविड सेंटर को चुना, वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या मुझे आराम करना चाहिए? क्या मैं आइसोलेट हो जाऊं, एक तरीके से बिस्तर पर पड़ा रहूं और आराम करता रहूं अगले कुछ वक्त तक के लिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप रूटीन अपने काम पर वापस जा सकते हैं, और जिस तरह से आपने तस्वीरें भी देखी है कि लोग वैक्सीन लगवा के दोबारा अपने काम पर चले गए। अगर आपको याद है हेल्थ के वर्कर्स के टाइम पे हमने बहुत तस्वीरें दिखाई थी, सब लोग वापस अपने काम पर वापस चले गए थे। तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको बिस्तर पर ही बिल्कुल लेटना है या बिल्कुल नहीं। केवल आपको स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, आपको ज्यादा मशक्कत वाले काम नहीं करने हैं, उससे आपको थोड़ा अपने आप को अवॉइड करना है। लेकिन बाकी आपका जो नॉर्मल रूटीन है, जैसे आप नॉर्मल थे, बिल्कुल जैसे हम पहले टीका लगवाते थे और हमें याद भी नहीं रहता था कि हमने टीका लगवाया है, बिल्कुल उसी तरह से है कि आराम से टीका लगवाइए। उसको कुछ साइकोलॉजिकली भी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों को दिक्कतें साइकोलॉजिकली सोचकर ज्यादा होती हैं कि हमने टीका लगवाया है, अब हमें कुछ बुखार तो नहीं होगा, अब हमें कुछ दिक्कतें परेशानियां तो नहीं होंगी। और जब हम ज्यादा सोचते हैं तब ज्यादा परेशानियां होती है। तो उसको आराम से लीजिए, क्योंकि इतने भारतीय, अब इतने सारे 12 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वैक्सीन लग चुकी है, और हम लोगों ने आंकड़ों में भी देखा है कि ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं और सब लोग ठीक हैं। तो ऐसी स्थिति में अब घबराने और परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो मन में जो डर है उस डर को निकाल दें, इस सवाल को भी निकाल दें कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। जो सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें अपनी हिस्सेदारी को निभाएं। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, जो 10वां सवाल है वो ये सर कि अगर घर में कोई संक्रमित है तो क्या दूसरा व्यक्ति वैक्सीन लेने जा सकता है, वैक्सीन ले सकता है या नहीं?
अगर घर में कोई संक्रमित है तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप कोविड सस्पेक्ट या कोविड पॉजिटिव पेशेंट, जब तक कि आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज यू आर ए कोविड सस्पेक्ट और कोविड पॉजिटिव पेशेंट। तो अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाना, आइसोलेट होना, अपना टेस्ट कराना है। अगर आप लेकिन अगर सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो भी आपको जो संक्रमित है वो आइसोलेटेड है, वो अपना पूरा ध्यान रख रहा है, हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं और कोई सिम्टम सामने नहीं आया, हाँ, तो नॉर्मली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एवरेज 5 से 7 दिन होता है। तो अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट आया तो यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 5 to 7 days। अगर आपको सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो फिर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आप 5 से 7 दिन में कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो फिर आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है। बेहतर है कि अपना टेस्ट करा लें, एंटीजन टेस्ट करा लें या RT-PCR करा लें। अगर वो नेगेटिव है तभी वैक्सीन लगवाएं, अदरवाइज वैक्सीन ना लगवाएं। डॉक्टर श्रुति मलिक, एक सवाल ये भी लोगों के जहन में आ रहा है और क्या इसको लेकर कोई क्लैरिटी है कि अगर मैं वैक्सीन लेने जाता हूं तो क्या पहले मुझे RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या उसकी जरूरत नहीं है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया है हमारे बीच में जिसमें हमें की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं, बट क्योंकि ये एवर चेंजिंग और एवर रिवॉल्विंग इस समय चीजें चल रही हैं, रोज डेटा बदल रहे हैं, हम लोग वही फॉलो करेंगे जो हमारी ICMR की गाइडलाइंस या WHO की बोलेगी। बट जहां तक मेरी नॉलेज में है, अभी ऐसा कोई भी डेटा नहीं आया है कि आपको वैक्सीन के पहले नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना। स्वाति माहेश्वरी, कोई जरूरत नहीं है RT-PCR टेस्ट की? नहीं, देखिए, मैं फिट हूं तो मैं जा सकता हूं, वैक्सीन लेकर आ सकता हूं। बिल्कुल, देखिए, अगर आप कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है आपकी, आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है और अभी आप इंक्यूबेशन पीरियड की म्याद के अंदर है, जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता ने भी बोला, तो ऐसी स्थिति में जरूर आपको थोड़े समय के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के जाएंगे तभी हमें वैक्सीन लगेगी या तभी हमें लगवाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई साइन सिम्टम्स नहीं हुए हैं, अगर आप बिल्कुल ठीक है तो आप बिल्कुल जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर DK गुप्ता, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? और सर, ये सवाल इसलिए लोगों ने पूछा होगा संभवतः कि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको नहीं पता कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, ऐसी स्थिति में क्या RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी? नहीं, रिपोर्ट कोई नहीं मांग रहा है, बिल्कुल गलत है। और दूसरा, एक और सोशल मीडिया में मिथ चल रहा है कि आपको वैक्सीन लगवाने से पहले अपना CRP टेस्ट करा लें, C रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करा लें, ऐसा बड़ा मिथ चल रहा है। तो ये भी जरूरी नहीं, बिल्कुल आपको कोई टेस्ट नहीं कराना है। अगर आपको सिम्टम्स हैं, कोई भी कोविड सस्पेक्ट सिम्टम्स हैं, चाहे बुखार है, खांसी, जुकाम है, या आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या आपके घर में हैं, तो जरूर आपको वेट करना है और बेहतर है अपना टेस्ट करा लें तभी वैक्सीन लगवाएं। अदरवाइज आपको ना तो CRP की टेस्ट कराने की जरूरत है और ना ही RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत है। डॉक्टर अंजर काजी, किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, फिट हैं तो वैक्सीन तुरंत करवाएं। देखिए मैम, अगर सर ने और मैम ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं और आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में भी नहीं आए हैं, तो आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, कांटेक्ट पर्सन में आए हैं, तो आपको रैपिड टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है। हमें वैक्सीनेशन के साथ साथ उसके साथ होने वाले एनाफिलैक्सिस स्टॉक का भी ध्यान रख के चलना है। जी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आखिर में एक सवाल जो लोगों को समझना बेहद जरूरी है, खासकर उस एज ग्रुप के लिए जिन एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन का दायरा खुल रहा है, वैक्सीनेशन क्यों करवाएं? जी हाँ, ये तो खैर सबसे ही ज़रूरी सवाल है जो आपने पूछा है। देखिए, वैक्सीन हमें ये फ़ायदा देती है कि जो हमारा दुश्मन है, जो कोरोना वायरस हमारा दुश्मन है, उसको हमारा शरीर अभी नहीं पहचानता है। जब तक कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो या जब तक कि हम कोई वैक्सीन ना ले, तब तक हमारा शरीर उसे नहीं पहचान पाता है। तो वैक्सीन जो है हमें मदद करती है उस वायरस को पहचानने में कि ये हमारा दुश्मन है, इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है और हमारे शरीर में वो एंटीबॉडीज़ पहले से प्रोड्यूस करवा देती है। वो इस तरह के प्रोटीन्स रिलीज कराती है वैक्सीन, जिससे कि हमारे शरीर उसको पहचान लेता है और एंटीबॉडीज बना के रखता है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी वो वायरस हम पर अटैक करे तो हमारे शरीर को उसको पहचानने की शक्ति हो कि ये हमारा दुश्मन है और हमारे अंदर एंटीबॉडीज हो। अब जो वायरस है, उस जो वैक्सीन है, उनके साथ अभी फिलहाल जो वैक्सीन है उनके साथ हम ये देख रहे हैं कि एफिकेसी रेट जो है वो 70 से 80% है। तो अभी भी 25 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको की वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकता है। लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर आपको संक्रमण होगा तो वो संक्रमण ज्यादा घातक नहीं होगा, ज्यादा तीव्र नहीं होगा, आपको माइल्ड डिजीज होगी। तो हम यही देख रहे हैं कि अभी जिन लोगों को 2 डोज वैक्सीन की लग चुकी है, उनको जब अभी इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको बहुत तीव्र बीमारी नहीं हो रही है, उनको माइल्ड डिजीज हो रही है। इसीलिए वैक्सीनेशन के आपको 2 फायदे, एक आपको संक्रमण से बचाता है, अगर 100% नहीं तो कम से कम 70 से 80% आपको बचाता है। दूसरा, आपको डिजीज
इसकी सिवियरिटी से बचाता है, इसलिए हम सब लोगों को वैक्सीन डॉक्टर श्रुति जरूर मलिक, लगवानी लाइटर चाहिए। नोट में बहुत सारे मिथ्स भी हैं। लोग कह रहे हैं कि देखिए साजिश हो सकती है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे या सिर्फ सलाह दे रहे हैं आप लोग कि आप बाकी लोगों को कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए? नहीं, देखिए वैक्सीन लगाना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वाति ने बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है ये हर एज ग्रुप को जो है वो इन्फेक्ट कर रही है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मिडिल एज हो। तो हम लोगों को सबको प्रोटेक्शन लेना है और ये ध्यान रखना है जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी हम उतना ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप भी वैक्सीन लेंगे और मैं भी वैक्सीन लूंगा जैसे ही इसका दायरा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ और वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब यहां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वैक्सीनेशन होगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन बता रहे हैं। देखिए कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत आसान है ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। या फिर आप वेबसाइट पर जाइए, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए, उस पर एक OTP आएगा, OTP डालिए और उसके बाद आगे का जो पासवर्ड डालने के बाद का जो प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट होता है। दरअसल में नंबर को वेबसाइट पर OTP बॉक्स में लिखें, वेरीफाई करें। एक सामान्य प्रक्रिया है जैसा कि आप बाकी तमाम चीजों में भी करते हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पेज नजर आएगा और जो रजिस्ट्रेशन का पेज नजर आएगा उस पर आपसे कुछ बुनियादी जानकारियां ली जाएंगी। आपका नाम क्या है, आप कहां रहते हैं, अपनी जानकारी लिखें, एक फोटो ID साझा करें। आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, इस तरीके के आई कार्ड जो है, ID जो है वो वहां पर साझा कर सकते हैं। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो उसकी जानकारी जरूर लिखें, कोई जानकारी आप छिपाएं ना। जानकारी पूरी होने पर रजिस्टर का आइकॉन आपको नीचे दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और इसी के साथ आप रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आपको जो अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल नजर आने लगेगी पेज पर। आप अपने अपॉइंटमेंट डेट तय कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप तारीख चुन सकते हैं या फिर जो उपलब्ध तारीख हैं उसमें से कोई एक तारीख आप यहां पर चुन सकते हैं। वैक्सीन लगवा सकते हैं, खुद की जिंदगी को बचा सकते हैं।